आज बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो न सिर्फ दिल को छूती है बल्कि आने वाले वक्त की एक डरावनी तस्वीर भी दिखाती है। साल 2014 की फिल्म यंग वंस, एक ऐसी दुनिया जहां पानी अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि सबसे बड़ी दौलत बन चुका है। हर कोई परेशान है, सूखा इतना भयानक है कि जमीन प्यासी हो चुकी है। कहानी कितनी दिलचस्प होगी ये तो खुद देखना पड़ेगा। ये कहानी है भविष्य की जो अब ज्यादा दूर नहीं लगती। धरती एक गर्म और सूखी जगह बन चुकी है क्योंकि बरसात अब होती ही नहीं। लोग प्यासे हैं। हालत इतनी बदतर है कि कुछ लोग तो सिर्फ एक बोतल पानी के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। ऐसे ही दो चोर एक किसान के झोपड़े में चोरी करने घुसते हैं, लेकिन उनकी ये हिम्मत उन्हें महंगी पड़ती है। किसान अर्नेस्ट पहले एक चोर को गोली मार देता है और जब दूसरा भी भागने की कोशिश करता है तो उसे भी वही अंजाम मिलता है। अर्नेस्ट कभी अकेला नहीं होता। वो हमेशा अपने बेटे जेरोम को साथ लेकर निकलता है ताकि उस झोपड़ी का जायजा ले सके जहां एक बहुत ही दुर्लभ पानी का कुआं हुआ करता था। लेकिन अब वो कुआं भी सूख चुका है, इसलिए वहां से अब पानी मिलना मुमकिन नहीं। अब एक गधा जो उनका सामान ढोता है, अर्नेस्ट और जेरोम निकल पड़ते हैं पहाड़ों की तरफ ताकि वहां पानी लाने वाली पाइपलाइन टीम से मिल सके जो बहुत दूर से लोगों तक पानी पहुंचाती है। इन मजदूरों को शराब पहुंचाना अब अर्नेस्ट की रोजमर्रा की डील बन चुका था। बदले में वो लोग उसके सूखे खेतों के लिए पानी देते थे, लेकिन लौटते वक्त गधा अचानक फिसल गया और उसकी टांग टूट गई। अब सफर में सामान उठाने वाला कोई जानवर उनके पास नहीं बचा था। जब अर्नेस्ट और जेरोम अपने घर लौटते हैं तो हमें पहली बार दिखती है मैरी, अर्नेस्ट की बड़ी बेटी। वो सूखी मिट्टी से बर्तन धो रही होती है, एक ऐसा दृश्य जो उस दुनिया की प्यास को बयां करता है। मैरी खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा नाराजगी छाई रहती थी क्योंकि वो अपने पिता अर्नेस्ट से एक दबी हुई नफरत छुपाए बैठी थी। उसे कभी अपने पसंदीदा लड़के से डेट करने की इजाजत नहीं मिली। अगले दिन अर्नेस्ट और जेरोम एक रोबोट की नीलामी में पहुंचे ताकि गधे की जगह अब एक मशीन खरीद सकें। वहां अर्नेस्ट ने दूसरे खरीदारों से मुकाबला करते हुए अपनी मनचाही रोबोट जीत ली। नीलामी से लौटते वक्त अर्नेस्ट थोड़ा रुका और अपने घर के लिए कुछ लीटर पानी भी खरीद लिया। वहां एक लड़का था, रोबी, जो अपनी पत्नी और छोटे बच्चे को साथ लेकर पानी की भीख मांग रहा था। अर्नेस्ट ने दयालुता दिखाते हुए उसे अपना एक पानी का कैन दे दिया, साथ ही समझाया अपने बच्चे का इस्तेमाल मत करो। आखिर वो मासूम धूप और धूल में परेशान हो रहा था। घर लौटते ही जब अर्नेस्ट अपनी नई रोबोट को तैयार कर रहा था तभी पहुंचा मैरी का बॉयफ्रेंड फ्लेमिंग। वो जानबूझकर मैरी को बाहर ले जाने की जिद कर रहा था। अर्नेस्ट ने सख्ती से मना किया। उसने फ्लेमिंग से साफ कहा, अभी मेरी बेटी से मिलने मत आओ, क्योंकि एक पिता की हैसियत से वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी बेटी किसी गलत राह पर ना चले। वो नहीं चाहता कि कभी कोई लापरवाही किसी बड़ी मुश्किल का रूप ले ले। जैसे अगर वो गर्भवती हो गई तो ऐसे वक्त में वो हालात संभालना और भी भारी हो जाएगा। अर्नेस्ट बस ये चाहता है अगर फ्लेमिंग वाकई उसे प्यार करता है तो थोड़ा इंतजार कर ले, जब तक बरसात का मौसम ना निकल जाए और हालात दोबारा पहले जैसे ना हो जाएं। अपनी बेटी को शांत करने के बाद अर्नेस्ट और जेरोम पुराने कुएं के पास पहुंचे ताकि वहां पहले जो झोपड़ी थी उसे तोड़ा जा सके। मकसद साफ था, अर्नेस्ट अब उस सूखे कुएं को एक जाल की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। उम्मीद थी कि कोई हिरण या जंगली जानवर उसमें फंस जाए जिसे खाकर पेट भरा जा सके। लेकिन घर लौटते वक्त उन्हें एक और झटका लगा। उनका रोबोट कार्गो चोरी हो चुका था। अर्नेस्ट को फौरन फ्लेमिंग याद आया जो कल ही घर आया था और उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड भी है। क्योंकि वो रोबोट था, अर्नेस्ट को शक और भी गहरा लगने लगा। वो तुरंत फ्लेमिंग के पिता के पास गया ताकि पता लगा सके कि फ्लेमिंग कहाँ गया है, और हकीकत में उसके पिता ने बताया वो अभी अभी उस पहाड़ी की ओर गया है जहां पाइपलाइन वाले काम करते हैं। अर्नेस्ट बिना वक्त गंवाए वहां पहुंच गया। जैसे ही वो पहाड़ी पर पहुंचा वो हैरान रह गया। कुछ मजदूर इधर उधर बिखरे हुए थे और किसी चोर को ढूंढ रहे थे। अचानक वो सारे अर्नेस्ट पर इल्जाम लगाने लगे कि उसने उनका पैसा और पानी चुरा लिया है। अब सवाल ये है, क्या वाकई अर्नेस्ट ने कुछ चुराया है? जो लोग अर्नेस्ट पर इल्जाम लगाने के पक्ष में नहीं थे उन्होंने तुरंत विरोध किया और वहां से निकलने में कामयाब हो गए। वापसी के रास्ते में अर्नेस्ट को एक आदमी मिला, शराब के नशे में धुत और बुरी तरह फंसा हुआ। ध्यान से देखने पर वो और कोई नहीं, फ्लेमिंग ही था। अर्नेस्ट ने उसे बिना देर किए बांध दिया ताकि उसे पुलिस के हवाले किया जा सके। वो उसे लेकर पहाड़ी से नीचे उतरने लगा, लेकिन रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और ये सफर अर्नेस्ट को पूरी तरह थका चुका था। थोड़ी देर रुककर उसने आराम करने का फैसला किया और यहीं पर सच सामने आने लगा। फ्लेमिंग ने यह सब इसलिए किया था
क्योंकि वो चाहता था कि उसके इलाके की सूखी जमीन फिर से उपजाऊ बन सके। उसने मजदूरों से पैसे चुराए ताकि पाइपलाइन बनवाकर वहां पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन जब वापसी की तैयारी हो रही थी, फ्लेमिंग ने देखा कि अर्नेस्ट थकान की वजह से कमजोर हो रहा है, और तभी शायद उसके मन में कुछ खतरनाक आया। उसने अचानक एक पत्थर उठाया और अर्नेस्ट के सिर पर दे मारा। सिर पर गहरी चोट लगी और कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। अर्नेस्ट के पीठ पर तेज पत्थरों की चोटें लगी थीं, लेकिन मदद करने के बजाय फ्लेमिंग, जो उसका होने वाला दामाद था, ने उसका शरीर बेरहमी से घसीटा। खून की कमी और दर्द की वजह से अर्नेस्ट की वहीं मौत हो गई। उसके मरते ही फ्लेमिंग सीधे मैरी के पास पहुंचा और उसे बाहर चलने के लिए कहने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर अपने पिता की हालत को लेकर परेशान जेरोम सीधे पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। लेकिन वहां उसे जो मिला वो एक भयानक सच्चाई थी। पाइपलाइन मजदूरों से उसे पता चला कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अर्नेस्ट का शव उसका वही रोबोट घसीटता हुआ ले जा रहा था। इसे देखकर जेरोम का दिल टूट गया और उसे उस रोबोट से नफरत हो गई। गुस्से में आकर उसने उसे हथौड़े से तोड़ना शुरू कर दिया। उधर फ्लेमिंग भोलेपन का नाटक करते हुए जेरोम और मैरी के सामने खुद को अच्छा इंसान दिखाने लगा। उसका मकसद साफ था, मैरी का भरोसा जीतना और इस इलाके में अर्नेस्ट की जमीन पर कब्जा करना। उसने जो पैसे पाइप मजदूरों से चुराए थे, उन्हीं पैसों से उन्हें काम पर लगाकर पानी की सप्लाई वाली पाइपलाइन बनवाई। सूखी जमीन जिस पर एक वक्त कोई उम्मीद नहीं थी, अब वही जमीन गेहूं के पौधों से भरने लगी। और ये सब हुआ पाइपलाइन के पानी की वजह से। जेरोम, जो पहले फ्लेमिंग से नाराज रहता था, धीरे धीरे बदलने लगा। वो अब फ्लेमिंग की मैरी से शादी की बात को मंजूरी देने लगा। कुछ वक्त बाद जब फ्लेमिंग अर्नेस्ट के परिवार का हिस्सा बन गया और पूरी जमीन उसके नाम हो गई, तभी एक नया संकट आया। बैंक के लोग पहुंचे और बोले, अर्नेस्ट की इस जमीन पर कर्ज बाकी है और अब हम इसे जब्त करेंगे। फ्लेमिंग को यह मंजूर नहीं था। ये जमीन अब उपजाऊ थी और वो किसी भी हालत में इसे खोना नहीं चाहता था। उसने बैंक से वादा किया, मैं अपने ससुर का कर्ज जल्द ही चुका दूंगा। अब वक्त था तेज पैसे कमाने का। फ्लेमिंग ने एक चाल चली। उसने गरीब जोड़े रोबी और उसकी पत्नी से संपर्क किया। उन्हें लालच दिया कि अगर वो अपने बच्चे को मानव तस्करी गिरोह को बेच दें तो उन्हें मोटी रकम मिलेगी। लेकिन जब रोबी को सच का पता चला कि उसका बच्चा बेच दिया गया है, तो वो सीधा फ्लेमिंग पर टूट पड़ा। लेकिन अचानक फ्लेमिंग वहां से भाग निकला और वहीं रोबी, जो अपने बच्चे के लिए लड़ा था, उसे गोली लग गई। उसकी वहीं मौत हो गई। उसी फायरिंग में रोबोट को भी गोली लगी, जिससे उसका सिस्टम खराब हो गया। अब उसका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया था और वो खुद ब खुद वापस उसी फैक्ट्री की ओर जाने लगा जहां वो कभी बनाया गया था। मैरी और जेरोम के सामने फ्लेमिंग ने कहा, मैंने अपना रोबोट रोबी को बेच दिया था ताकि हमारे चिकन फार्म की जमीन बैंक से बचाई जा सके। लेकिन वक्त बीतने के साथ जेरोम को शक होने लगा, खास तौर पर तब जब उसने रोबी की पत्नी से मुलाकात की, जो हाथ में बस एक गुड़िया पकड़े बैठी थी। दोपहर के खाने के दौरान जेरोम ने फ्लेमिंग को बताया कि फैक्ट्री से एक मिस्ड कॉल आया था। अब उसका शक और गहरा हो चुका था। जेरोम ने घर से बाहर जाने की इजाजत मांगी ताकि वो खुद सच्चाई तक पहुंच सके। अकेले ही उसने लंबा सफर तय किया और आखिरकार पहुंचा शहर के बीचों बीच स्थित रोबोट फैक्ट्री में। वहां फैक्ट्री मैनेजर ने उसका स्वागत किया और एक चौंकाने वाली बात बताई, अर्नेस्ट के नाम वाला रोबोट वापस आ गया है। उस रोबोट का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो चुका था। अब वो अपने सिस्टम के नियमों के मुताबिक खुद ही फैक्ट्री वापस चला गया। और वहीं फैक्ट्री में मैनेजर ने जेरोम को एक और चौंकाने वाली बात बताई, ये रोबोट हर वो चीज रिकॉर्ड करता है जो वो देखता है और इन सारी रिकॉर्डिंग्स को 1000 TB की मेमोरी में सेव रखता है। अब जेरोम के पास अपने पिता की मौत से ठीक पहले की सच्चाई जानने का मौका था और जब उसने वो वीडियो देखा, उसका दिल हिल गया। उसने अपनी आंखों से देखा कैसे फ्लेमिंग ने अर्नेस्ट को पत्थर मारा था। वही आखिरी पल। अब अगर फ्लेमिंग सोचता है कि वो अकेला ही ये खेल खेल सकता है, तो जेरोम भी तैयार था। उसने चुपचाप उस रोबोट को घर के गैरेज में छुपा दिया। जब फ्लेमिंग ने पूछा तो जेरोम ने बस इतना कहा, वो रोबोट तो पहले से ही यहीं था। फ्लेमिंग उलझन में पड़ गया, फिर खुद ही बोला, शायद रोबी ने चुपचाप वापस भेज दिया होगा। अगले दिन फ्लेमिंग ने अचानक फैसला लिया कि वो जेरोम को शिकार पर लेकर जाएगा, शायद उसका ध्यान रोबोट और सच्चाई से हटाने के लिए। लेकिन जेरोम जानता था अब असली खेल शुरू होने वाला है। अब जेरोम सब कुछ जान चुका था। उसने भी अपनी बंदूक फ्लेमिंग की पीठ की ओर तानी, जो सामने खड़ा बेखबर था। लेकिन फिर जब वो घर लौटा तो जेरोम को अचानक अपने पिता अर्नेस्ट का सैटेलाइट रेडियो मिल गया। उसके मन में एक और प्लान आया। उसने फ्लेमिंग से कहा, रोबी ने दोपहर में कॉल किया था और वो पहाड़ी पर मिलने बुला रहा है। फ्लेमिंग चौंका, लेकिन तुरंत भरोसा नहीं किया, क्योंकि उसे याद था कि रोबी तो पेट में गोली लगने से मर चुका था। फ्लेमिंग थोड़ी देर चुप रहा, कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर अचानक
फ्लेमिंग गुस्से में भड़क उठा। उसने जेरोम को डांटते हुए कहा, झूठ मत बोलो, रोबी सुबह फोन नहीं कर सकता क्योंकि वो मर चुका है। उसी वक्त एक पोस्ट देने वाला आदमी आया और एक चिट्ठी पकड़ा गया। फ्लेमिंग ने जैसे ही लिफाफा खोला, अंदर लिखा था, फ्लेमिंग, पहाड़ी पर मुझसे मिलो, मैं रोबी। अब फ्लेमिंग पूरी तरह हैरान और उलझन में था। उसे नहीं पता था कि ये खत दरअसल जेरोम की चाल थी, उसे फंसाने के लिए। उधर जब उसने गुस्से में जेरोम को डांटा तो थोड़ी देर बाद पछतावा भी महसूस हुआ, और उसी पछतावे में वो चुपचाप जेरोम के कमरे की ओर बढ़ा, उसे समझाने के लिए। अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी और फ्लेमिंग वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने चुपचाप एक चाकू तैयार किया। इरादा था रोबी को मार डालने का। वो अकेले नहीं गया था, उसके साथ था वही रोबोट। दोनों चढ़ने लगे पहाड़ी की ओर, जहां फ्लेमिंग को लगा रोबी उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन तभी वो पलटा और देखा कि रोबोट उसके ठीक पीछे खड़ा था। गुस्से से पागल होकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोबी, कहां हो तुम? और अचानक उसका पैर फिसला और वो सीधे एक फंदे वाले गड्ढे में जा गिरा। टांग टूट गई। अब वही शिकारी खुद शिकार बन चुका था। वो जोर से चिल्लाया, कोई है? मदद करो। और तभी सूरज की रोशनी में एक साया दिखा। जेरोम आ चुका था। फ्लेमिंग ने पहले तो बहाने बनाए, अपने गुनाहों से मुकर गया, लेकिन जब जेरोम ने गुस्से से भरी नजरों के साथ पत्थर उठाकर हाथ में घुमाना शुरू किया, तब फ्लेमिंग की जुबान खुल गई। उसने वो सब कबूल कर लिया जो उसने कभी किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फ्लेमिंग बार बार मदद के लिए चिल्लाता रहा, बिल्कुल बेबस। उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसकी आवाज इस सुनसान पहाड़ी पर किसी तक पहुंचेगी ही नहीं। अब वो इंसान जो कभी लोगों की जिंदगियों से खेलता था, अब खुद जिंदगी की भीख मांग रहा था। फ्लेमिंग ने आखिरी कोशिश की जेरोम को रोकने की। वो बोला, अगर मैं मर गया तो मैरी अपना पति खो देगी, वो टूट जाएगी। और कहा, वो प्रेग्नेंट है, उसका वक्त कभी भी आ सकता है। लेकिन ये सब जेरोम को डिगा नहीं सका। वो अपने पिता अर्नेस्ट की मौत को भूला नहीं था। उसने पिस्तौल कसकर पकड़ी और फैसला कर लिया, अब न्याय होगा, किसी भी कीमत पर। 2 दिन बीत गए, फ्लेमिंग वापस नहीं आया। मैरी के चेहरे पर चिंता बढ़ती गई। 1 महीना गुजर गया, लेकिन तब तक उसने उम्मीद छोड़ दी। अब वो मान चुकी थी कि शायद उसका पति किसी और औरत के साथ चला गया है। लेकिन टूटने के बजाय मैरी ने खुद को संभाल लिया। उसने अपना ध्यान अपने आने वाले बच्चे पर लगाया, अपने भविष्य पर।